नमस्कार। एमजे कुमेरिया पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पीए पार्ट 7 की भूगोल की क्लास में मानव भूगोल का जो चैप्टर है, मानव भूगोल के सिद्धांत। मानव भूगोल के अंदर मानव भूगोल के सिद्धांतों में 3 सिद्धांत हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, दूसरा सिद्धांत है पार्थिव एकता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। और तीसरा सिद्धांत है वातावरण समायोजन का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट। तो ये 3 सिद्धांत हैं। 3 सिद्धांतों में जो आज हम बात करने वाले हैं वो क्रियाशीलता के सिद्धांत पर बात करेंगे, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। इसके अंतर्गत जो क्रियाशीलता के सिद्धांत में महत्वपूर्ण बात आती है यह है कि जो मनुष्य के चारों ओर का जो भौतिक वातावरण है या सांस्कृतिक वातावरण है, जितने भी इसके पहलू हैं, चाहे भौतिक वातावरण हो चाहे सांस्कृतिक वातावरण हो, सारे के सारे पहलू या तथ्य परिवर्तनशील हैं, चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इनमें कोई ना कोई हर पल क्षण कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती है, यानी कि इसमें क्रियाशीलता बनी रहती है। इसका प्रत्येक कारक प्रतिक्षण कुछ न कुछ परिवर्तन करता रहता है या परिवर्तन होता रहता है। खुद पृथ्वी और पृथ्वी पर जितने भी विद्यमान तत्व हैं, ये सारे के सारे जड़, चेतन, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ये सभी तत्व समय के साथ परिवर्तन करते रहते हैं। तो इसमें फ्रांसीसी संभववादी विचारधारा, आगे हम पढ़ेंगे ये सिद्धांतों के बाद निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद, संभववाद, ये सारी चीजें आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल मैं एक नाम ले रहा हूं कि फ्रांसीसी संभववादी भूगोलवेत्ता, संभववादी भूगोलवेत्ता, संभववादी यानी कि पॉसिबिलिज्म, जीन बुश, इस सिद्धांत के अंदर कुछ अपना विचार रखना चाहते हैं। वो कहते हैं क्रियाशीलता के सिद्धांत के संदर्भ में कि प्रत्येक वस्तु या तो घट रही है या बढ़ रही है। वास्तव में कुछ भी गति रहित या स्थायी नहीं है। ये जीन बुश कहते हैं कि या तो कोई वस्तु घट रही है या बढ़ रही है, कोई भी वस्तु गति रहित या स्थायी स्थिर नहीं है, क्योंकि भूगोल के भौतिक
और मानवीय तथ्य निरंतर परिवर्तनशील दृष्टि से इन चीजों का अध्ययन होता है। यह बात जीन ब्रिश महोदय कहते हैं। प्रकृति में प्रत्येक जीव या पदार्थ का एक जीवन काल होता है। वस्तु कोई भी चीज उसका एक ना एक जीवन काल होता है और प्रत्येक तत्व की उत्पत्ति, विकास और समाप्ति अवश्य होती है। उत्पत्ति है, फिर उसका डेवलपमेंट है और लास्ट में उसका एंड है। इस प्रक्रिया को उस तत्व या जीव विशेष का जीवन चक्र कहते हैं। कोई भी चीज हो सकती है, भौतिक वातावरण या सांस्कृतिक वातावरण, चाहे वो जीव जंतु चाहे वनस्पति, सब के सब इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात कि जलवायु के अंदर भी परिवर्तन होता है। जलवायु के अंदर भी परिवर्तन होता है जो कि अपने आप में एक गतिशीलता का प्रमाण है। जलवायु के विभिन्न जितने भी घटक हैं, चाहे वो तापमान हो, चाहे वायु दाब हो, चाहे वो आर्द्रता हो, क्षण प्रतिक्षण बदलते रहते हैं, एक जैसा कभी नहीं रहता। 24 आवर्स यानी कि 24 घंटों में भी परिवर्तन होता है। सुबह, दोपहर, शाम या रात्रि, चारों चक्रों में यानी कि इनका परिवर्तन देखने को मिलता है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, ये क्रियाशीलता के सिद्धांत के संदर्भ में जो बातें हैं ये बोले जा रही हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये स्वयं गतिशील है। पृथ्वी गतिशील है। दूसरा, और पर्यावरण के सभी गतिशील या परिवर्तनशील ये सारे के सारे पृथ्वी या उस पर मौजूद एनवायरनमेंट, पर्यावरण, ये सारा का सारा गतिशील है। इस प्रकार प्रकृति से स्पष्ट है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह आम सैद्धांतिक बात भी है जिसको हम कहते हैं चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अब इसके संबंध में हम जो मुख्य बात करेंगे किन किन चीजों का चेंजिंग या इनकी चेंजिंग के लिए, परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं। प्रकृति में परिवर्तन के उत्तरदायी कारक या कारण कौन से हैं? हमने यहां तक तो यह बात की कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये सारी चीजें प्रकृति के क्रियाशील का प्रमाण तक तो सिद्ध करती है, लेकिन कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यानी कि इनको परिवर्तन लाती हैं या इनमें परिवर्तन करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक शक्तियों की। भौतिक शक्तियां, भौतिक शक्तियां काफी, कौन कौन सी शक्तियां, इसके संबंध में हम बात करेंगे। नंबर 1 इसका भौतिक शक्ति का पृथ्वी के ग्रहीय संबंध। पृथ्वी के ग्रहीय संबंध। सौर परिवार के वर्तमान में 8 पहले 9 ग्रह की तरह पृथ्वी भी अपने आप में एक ग्रह है जो अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है और साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी कि पृथ्वी स्वयं स्थिर नहीं है।
और सूर्य के चारों ओर भी ये चक्कर लगाती है, ठीक है, जिसके कारण पृथ्वी के स्वयं घूमने यानी कि परिक्रमण या परिभ्रमण, परिभ्रमण अपने अक्ष पे खुद घूमना और परिक्रमण सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, परिक्रमण, दोनों ही शक्तियों में बहुत सारी चेंजिंग देखने को मिलती है। क्या क्या? दिन रात का बनना इस पर ही संभव है। दूसरा, ऋतु परिवर्तन, सूर्य की परिक्रमा जब पृथ्वी करती है तो ऋतु परिवर्तन होता है। पवन पेटियों का बनना, वायुदाब पेटी, ताप पेटी आदि, ये सारा का सारा परिवर्तन है। दिन रात परिवर्तन है। वर्ष में दो मुख्य ऋतुएं गर्मी और सर्दी, ये परिवर्तन है। पवन पेटियां यानी कि पवनों का एक साल भर में अपनी दिशाओं को बदलना। वायुदाब, एयर प्रेशर, ये सारा का सारा पृथ्वी यानी कि जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो ताप के, सूर्य के किरणों का जब पृथ्वी पर पड़ती है तो उनकी वजह से ये सब के सब परिवर्तन देखने को मिलते हैं। दूसरी बात करते हैं भौतिक शक्तियों में भी पृथ्वी की आंतरिक शक्ति, पृथ्वी की आंतरिक शक्ति, पृथ्वी का आंतरिक भाग की बात है। अंदर पृथ्वी के आंतरिक यानी कि इंटीरियर ऑफ अर्थ, इसकी बात है तो ये ना तो स्थिर था न है न होगा, क्योंकि पृथ्वी के अंदर दो प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक को बोलते हैं महादेश बल, जिनका प्रभाव हमें बहुत सालों बाद, बहुत वर्षों बाद देखने को मिलता है, जैसे कि पर्वत निर्माण। दूसरा, पृथ्वी के किसी भाग का धंसना या उठना, ये सारा का सारा महादेश बल के कारण होता है, ठीक है। दूसरा, आकस्मिक बल होते हैं, अचानक पैदा होने वाले बल, जिसके अंदर दो महत्वपूर्ण हैं, भूकंप और ज्वालामुखी। तो देखो ये सारा का सारा, चाहे पृथ्वी का आंतरिक भाग हो चाहे बाह्य भाग हो, दोनों भागों में कोई ना कोई चेंजिंग अवश्य रूप से होती रहती, बदलाव होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। कहने का मतलब स्थिर नहीं है, ये क्रियाशील है। नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। पृथ्वी की सतह या वायुमंडल में जितने भी तत्व हैं वो सारे का सारे इस पे डिपेंड करते हैं। मैं बात करूं कि पृथ्वी के पास पाए जाने वाला जो वायुमंडल है, यानी कि वायुमंडल के निचला हिस्सा, यानी कि जो पृथ्वी के स्पर्श में है, सर्वाधिक ऑक्सीजन या भारी गैसें पाई जाती है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से उसके पास में है, ठीक है। यानी कि पृथ्वी के धरातल पर स्थित प्रत्येक वस्तु इसी शक्ति के कारण संतुलित अवस्था में पाई जाती है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही वायुमंडल का निर्माण, जल का ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होना भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से होता है। पृथ्वी के धरातल के पास वायु दाब का अधिक पाया जाना भी इसका कारण होता है, ठीक है। और पृथ्वी के धरातल पर या वायुमंडल व जलमंडल में रहने वाले प्रत्येक जीव गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा ही संचालित और नियंत्रित होते हैं। तो ये भौतिक शक्तियां हैं तीन, पृथ्वी के गृह स्तंभ, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां और गुरुत्वाकर्षण शक्ति।
ये तीनों ही बदलाव करते हैं या बदलाव लाते हैं, यानी कि इनमें से कोई भी चीज स्थायी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं भौतिक शक्तियों के बाद नंबर 2 जैविक शक्तियां। जैविक शक्तियां, जैविक शक्तियां जैसे दूसरे कारक, चाहे भौतिक शक्तियों के अंदर हमने 3 पढ़ा, घ्रेय संबंध पढ़ा, आंतरिक शक्तियां पढ़ा, या फिर हमने गुरुत्वाकर्षण शक्ति की या सौर शक्ति की बात की। जैविक शक्तियां भी उसी प्रकार की क्रियाएं करती हैं और इन क्रियाओं के जरिए कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। देखो, यदि हम बात करें पेड़ पौधों की या जीव जंतुओं की, और ये सारे के सारे धरातलीय भाग पर कई प्रकार की क्रियाओं का संचालन करते हैं। पेड़ पौधे अपक्षय और अपर्दन की क्रिया को शिथिल करके मिट्टी का संरक्षण करते हैं। देखो, एक चीज बता देता हूं, अपर्दन और अपक्षय दोनों क्रियाओं को अनाच्छादन करते हैं। पिछले साल भौतिक भूगोल में पढ़ा होगा, अनाच्छादन कहते हैं अपर्दन और अपक्षय। अपर्दन भौतिक क्रिया है और अपक्षय रासायनिक भी है और भौतिक, दोनों ही है। भौतिक भी है और रासायनिक भी है अपक्षय। ठीक है, अपर्दन और अपक्षय की क्रिया को शिथिल करके मिट्टी का संरक्षण करते हैं और इनकी जड़ों के द्वारा, जो पेड़ पौधे हैं, इनकी जड़ों के द्वारा मिट्टी के अंदर दरारें पड़ जाती हैं, जिस वजह से मिट्टी असंगठित हो जाती है, टूट जाती है और अपक्षित होते हुए अपर्दित होते हुए यानी कि एक तरह का मिट्टी को हटाने का काम करते हैं। धरातल पर जितने भी जीव जंतु, हमने तो पेड़ पौधों की बात की, जीव जंतुओं की बात करें तो जीव जंतु जो है, जीव जंतु भी मिट्टी को कुरेदने का काम करते हैं। चाहे हम छोटे जानवरों की बात करते हैं, चूहों की बात करते हैं, या दूसरे जानवर जो बिल खोदते हैं, गुफाएं बनाते हैं, तो ये सारे का सारा अपवर्तन का काम करते हैं, यानी कि कोई न कोई परिवर्तन का काम करते हैं। यदि हम बात करें पेड़ पौधों के पार्ट की, जो पत्तियां वगैरह गिरती हैं, तो ये पत्तियां जो गिरती है मिट्टी में मिलती है, तो ह्यूमस का काम करते हैं, यानी कि उसके उपजाऊपन को बढ़ाती है। तो ये भी परिवर्तन। तो यानी कि जैविक शक्तियां भी इस प्रकार से प्रभावित करती हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे जंतु हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मानव शक्ति की। मानव शक्ति, मानव शक्ति के अंदर यह माना जाता है कि मानव खुद एक सक्रिय भौगोलिक कारक है। सक्रिय भौगोलिक कारक है जो हमेशा अपनी विभिन्न क्रियाओं के द्वारा प्राकृतिक वातावरण को परिवर्तित करता रहता है, सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। भवनों को बनाना, पुलों को बनाना, सड़कों को बनाना, जलाशयों को बनाना, ये सारा का सारा काम सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिस वजह से अपनी विचारशील क्रिया के द्वारा प्राकृतिक वातावरण में अपने अनुकूल परिवर्तन करने का कोशिश करता है। मनुष्य ने अपनी क्रियाशीलता से के आधार पर वनों को काटकर खेतों का निर्माण किया है और ऐसे उबड़ खाबड़ धरातल को समतल किया है,
नगरों का निर्माण किया है, महानगरों का निर्माण किया है, और ये सारे के सारे जो हैं अपने आप में मानव शक्ति के अंतर्गत आते हैं और एक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। जो कल तक वन थे आज वो खेत हैं, जो कल तक समतल जगह पड़ी थी वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये भी अपने आप में परिवर्तन। तो क्रियाशीलता के सिद्धांत में, क्रियाशीलता के सिद्धांत में ये सारी की सारी चीजों का महत्व अपने आप में आता है। तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिद्धांत जो है पार्थिव एकता का सिद्धांत लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।